जब इंसान के ऊपर इश्क का नशा इस कदर चढ़ जाता है कि उसको आँखों के सामने ये नहीं दिखाई देता कि उसके सामने लड़की है, बच्ची है या फिर बूढ़ी औरत है, वो उसके साथ कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी अनजान को पार ना पड़ना पड़े। कहते हैं जब इश्क का नशा इंसान के सिर पर चढ़ के बोलने लगता है तो फिर उसको ये नहीं दिखाई देता कि आखिर उसके सामने छोटी बच्ची है या फिर लड़की है या फिर बूढ़ी औरत है। वो उनके साथ कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही साथ जब पैसा होता है तो पैसा आंखें बंद कर देता है और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ही मामला एक निकल करके दिल्ली से आता है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट के अंदर एक परिवार रहता है और उसी सरोजनी नगर मार्केट में पूरे परिवार के साथ रह रहा एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है। सरकारी ओहदे पे होता है, उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी होते हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और उनकी अब शादी हो जाती है। विनोद की भी उम्र हो चली थी और वो अपनी पत्नी के साथ एक फ्लैट पे रह रहे होते हैं। दोनों लड़के, एक की ज्वाइनिंग लखनऊ में होती है तो दूसरे की दिल्ली जैसे बड़े शहर में ही दूसरे छोर पे हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ दोनों लड़के बेहद खुश थे, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही सरल तरीके से वो जी रहे होते हैं। लेकिन इधर जो विनोद होते हैं, विनोद की पत्नी जिनका नाम सुभागी देवी होता है, अब सुभावती देवी के और विनोद में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। ये दोनों एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, बल्कि जब भी इनका मन होता था तो ये कभी टूर पे चले जाते तो कभी कहीं चले जाते थे। अब इधर धीरे धीरे जब वक्त हो चला था तो विनोद की रिटायरमेंट होती है और जैसे ही विनोद रिटायर होते हैं तो फिर उनके पास ढेर सारे पैसे आते हैं और पैसे इतने आते हैं कि विनोद की पत्नी जो है वो सजो नहीं पाती। वो सोचती है कि इतने पैसे का हम करेंगे क्या। लेकिन विनोद काफ़ी धैर्यपूर्वक युवक होता है और वो उसको पैसे को फिक्स कर देता है, तो कहीं रख देता है, कहीं ज़मीन खरीदता है और फिर कुछ पैसों को रख देता है जिससे वो अपना गुजारा कर सके और साथ ही साथ उसको पेंशन तो आ ही रही थी। लेकिन विनोद का एक सबसे गंदा काम था कि वो किसी भी लड़की को देखता तो उस पर फ़िदा हो जाया करता था, उससे प्रेम करने लगता था। अब इसी क्रम में एक रोज़ जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक लड़की पड़ती है जो कि एक बस स्टैंड पे बैठी हुई होती है। और बस स्टैंड पर बैठी लड़की को देख करके विनोद का मन डोल जाता है। वो उस लड़की के बगल में जा कर के बैठ जाता है और वो थकने का नाटक करने लगता है। अब जैसे ही वो थकने का नाटक करता है तो लड़की जो होती है वो पूछती है कि अंकल आपको पानी चाहिए क्या। विनोद कहता है कि हाँ। अब विनोद जैसे ही पानी पीता है और पीने के बाद उस लड़की से बातचीत करने लगता है। लड़की का नाम रिया होता है और रिया दिखने में बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन, बेहद जवान होती है। अब इन दोनों के बीच में उस दिन बातें होती हैं और बातों ही बातों में रिया कहती है कि वो काफ़ी परेशान है और वो नौकरी की तलाश में है। इस पर जो विनोद होता है वो कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा। और ये कह करके उन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। 3 दिन बाद का वक्त होता है। अब फिर विनोद उसी रास्ते से जा रहा था और फिर वो वहीं पर उस लड़की को देखता है और लड़की को जैसे ही देखता है तो लड़की भी उसको देखती है। तो फिर दोनों एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। विनोद कहता है कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि जॉब की तलाश में जा रही हूँ, जॉब नहीं है तो आखिर मैं करूँगी क्या। वो कहता है कि एक काम करो, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पे कुछ खा पी लेना, उसके बाद चले जाना जॉब की तलाश में, और हो सकता है तो क्यों मैं ही तुम्हारी जॉब लगवा दूँगा। अब जैसे ही ये बात विनोद कहता है लड़की काफ़ी खुश होती है और लड़की उसके साथ चली जाती है। अब रिया और विनोद एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और फिर वहीं पर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब रिया अपने सारे जो कहानी है, जो किस्से हैं वो विनोद को सुनाती है। दरअसल रिया बताती है कि उसकी शादी कुछ समय पहले ही हुई थी और उसके पति से तलाक हो गया। अब वो अपने पति के साथ नहीं रहती है, वो अब अकेले रहती है। अब जैसे ही विनोद ये बात सुनता है तो उसके मन में लट्टू फूट जाते हैं। वो सोचता है कि अब तो काम मेरा बन ही गया है। अब वो उस लड़की पे डोरे डालने लगता है और उसको तमाम झांसे देने लगता है। लेकिन लड़की भी बहुत ज़्यादा चालाक थी, लड़की उससे पैसे खर्च करवाती थी। अब वहाँ पर बातचीत होती है और फिर उसके बाद लड़की से विनोद का मिलना जुलना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। कुछ टाइम जब बीतता है तो जो विनोद है उस लड़की को रेस्टोरेंट के बजाय होटल लेकर के जाता है और उस होटल में उन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते कायम होते हैं। अब ये सिलसिला चलने लगता है। कुछ समय जब बीतता है
तो जो रिया होती है वो कहती है कि आखिर हम लोग ऐसे छुप छुप करके कब तक मिलेंगे, आखिर अब मेरा कोई आधार तो होना चाहिए, आप ही मेरे जब सब कुछ बन चुके हैं तो क्यों ना आप मेरे साथ ही रहें। अब जैसे रिया की ये बात सुनता है विनोद, तो वो कहता है कि नहीं देखो, मेरा भी परिवार है, मेरी भी पत्नी है, अब वो घर पे रहती है तो फिर मैं उसको छोड़ करके तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब जो रिया होती है वो कहती है कि ठीक है, आप मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम मेरे लिए कुछ बना तो सकते हैं, और क्यों ना मुझे एक ज़मीन खरीद करके और एक फ्लैट दे दे, ताकि मैं वहाँ पर रहूँगी और जब आपका मन होगा तब आप आ सकते हैं मेरे साथ। अब जैसे ही ये बात विनोद सुनता है वो कहता है कि ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो रिश्ते इस कदर बन चुके थे कि जो प्रिया है वो विनोद की पत्नी बनने के लिए तैयार थी, और विनोद उसकी मांग भी भर चुका था एक होटल के कमरे में। अब वो उसको अपना पति का धर्म भी निभाना था और प्रिया को अपने पत्नी होने का धर्म निभाना था। अब ये सारी जब बातें होती हैं, सभी जब काम हो जाते हैं, तो विनोद के पास पैसे तो थे ही। अब वो बिना बताए अपनी पत्नी को एक ज़मीन खरीद देता है, और वो भी प्रिया के नाम पर ही खरीदता है, क्योंकि अगर वो अपने नाम पे खरीदता तो उसकी पत्नी को पता चलता या उनके बेटों को पता चल जाता। इसीलिए उसने प्रिया के नाम पर ही ज़मीन खरीद दी और वहाँ पर एक घर भी निर्माण करवा दिया। लगभग उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हुए और फिर प्रिया वहीं पर रहने लगती है। अब ये जब भी इस विनोद का मन होता वो उसके पास चला जाता और जा करके उसके साथ वक्त गुजारता। अब ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन का वक्त होता है और एक दिन जो विनोद है वो बार में गया रहता है और वहीं पर बैठा हुआ होता है और जाम पे जाम पिए जा रहा था। अब विनोद आदत से मजबूर तो था ही, बस उसको खूबसूरत लड़कियों के ऊपर नज़र पड़नी थी और वो उस पर फिदा हो जाया करता था। बार में एक लड़की होती है जो कि ड्रिंक सर्व कर रही होती है और उसकी खूबसूरती को देख करके, उसकी बॉडी को देख करके जो विनोद है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और विनोद उसी लड़की को बार बार अपने पास बुलाता और उससे बात करने का प्रयास करता। लड़की भी उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के दरमियान इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ती हैं कि अब उन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं उसी रात। और विनोद उस लड़की के जाने का इंतज़ार करता है। सबसे लेट तक विनोद ही बैठा रहता है, वो ड्रिंक कर रहा होता है और लड़की उसको दारू देती जा रही थी। विनोद को लड़की एक बार कहती भी है कि आप दारू मत पीजिए इतना, तो वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वो उस रात काफ़ी ड्रिंक कर लिया था और वो उस लड़की के जाने का इंतज़ार कर रहा था कि लड़की कब जाए। वो लड़की से पूछता भी है कि आखिर तुम कब जाओगी, तो वो कहती है कि सर मैं आप ही के जाने का इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही आप जाएंगे फिर मैं चली जाऊँगी। अब इस बात को जब विनोद सुनता है तो वो कहता है कि चलो ठीक है, एक काम करो कि चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब इस पर लड़की मना करती है, लेकिन विनोद जिद करता है तो वो भी लड़की मान जाती है, क्योंकि लड़की को ये लगता है कि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए वो विनोद के साथ चल देती है। विनोद अपनी कार निकालता है और उसमें उस लड़की को बिठाता है और उस लड़की के फ्लैट पर लेकर के जाता है, लड़की को वहाँ छोड़ता है। और वो लड़की कहती है कि रात ज़्यादा हो गई है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ ही रुक सकते हैं। अब विनोद कहता है कि चलो ठीक है, और वो विनोद उस लड़की के फ्लैट में चला जाता है और वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके बोल देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ है, आज वो रात को नहीं आएगा। अब वो उस लड़की के पास, जिस लड़की का नाम होता है निधि के साथ विनोद कमरे में जाता है और उस रात वो हो जाता है जो कि विनोद ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ना ही निधि ने कभी कल्पना की थी। ये दोनों एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं और इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं। अब जैसे ही अनैतिक रिश्ते कायम होते हैं, सुबह होती है और निधि और विनोद एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, सोए हुए थे। अब पूरी रात के बाद जब सुबह होती है तो अगली सुबह भी विनोद उस लड़की के पास ही रुकता है और फिर जब वहाँ से निकलने लगता है तो लड़की को कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, तुम अपना खर्च पर चलाना। अब लड़की पैसे लेने से मना कर देती है, लेकिन जो विनोद है वो नहीं मानता है, उस लड़की को लगभग 20,000 रुपये दे देता है। अब जैसे ही लड़की को 20,000 रुपये मिलते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि एक रात में ही मुझे इतने पैसे मिल गए, बहुत ही पैसे वाला लग रहा है। तो अब इसीलिए वो उस व्यक्ति के संपर्क में बनी रहती है और विनोद कहीं ना कहीं उस लड़की पे भी लट्टू हो चुका था। सोचिए, एक तरफ उसकी पत्नी घर पे है, एक को फ्लैट लेकर के बनवा करके दे दिया है और दूसरी के फ्लैट पर गया हुआ था। अब ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय जब बीतता है तो जो अब विनोद है, कभी अपनी पत्नी के साथ तो कम ही रहता था, कभी प्रिया के साथ तो कभी निधि के साथ। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। निधि भी अब उस पर दबाव बना रही थी कि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारा करे।
अब जैसे ही विनोद को ये लगता है कि चलो ठीक है, तब वो अपने हिसाब से टाइम मैनेज किया करता था और फिर इन तीनों के पास आया जाया करता था। लेकिन अब हद तो तब हो जाती है कि जब विनोद की नज़र एक चौथी लड़की पर पड़ जाती है, जिसका नाम होता है गौरी। गौरी दरअसल उसके बगल में ही किराए पर रहने हुए आए रहती है और उससे जब उसकी नज़रें लड़ती है तो फिर वो उसको दिल दे बैठता है। और फिर कहीं ना कहीं जो गौरी होती है, गौरी एक लगभग 35 साल की औरत होती है और उसकी खूबसूरती को देख करके जो विनोद है उसका ईमान डोल जाता है। दरअसल ईमान डोले भी क्यों ना, क्योंकि उस औरत की जो बनावट थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको देख करके विनोद का आपा खो गया था और वो उस महिला पे डोरे डालने लगा था। अब वो ज़्यादातर टाइम घर पे बिताता था, उस औरत के चक्कर में बिताता था। अब इसीलिए जो बार बार वो प्रिया फ़ोन किया करती थी तो कहीं जो दूसरी लड़की थी वो फ़ोन किया करती थी। अब इन तीनों लड़कियों के चक्कर में विनोद अब इस गौरी नाम की औरत पे डोरे नहीं डाल पा रहा था। लेकिन फिर भी वो इस मामले में इतना एक्सपर्ट था क्योंकि उसके पास पैसे थे और पैसे से इस दुनिया में कुछ भी ख़रीदा जा सकता है। तो यही उस बात व्यक्ति को घमंड था और वो गौरी पे जब डोरे डालता है, उस पर लट्टू होता है, तो वो ज़्यादातर टाइम वो गौरी के साथ अब बिताने लगता है, क्योंकि गौरी उसके घर पर आ जाया करती थी और उसकी जो पत्नी होती है सुभावती, वो उसके साथ जब टाइम स्पेंड करती थी तो ये भी बैठ करके उस महिला के साथ स्पेंड किया करता था टाइम। लेकिन एक दिन की बात है, यानी कि 24 जुलाई की बात है, जो सुभावती होती है वो अपनी किसी काम से अपने मायके चली जाती है और वो विनोद घर पे अकेला होता है। अब जो सामने आई हुई औरत होती है गौरी, जो कि एक विधवा होती है, उसका आगे पीछे कोई नहीं होता है, बल्कि वो एक प्रोफेसर होती है। और वो जब औरत उसके पास घर में आती है तो इन दोनों के बाद विचार होते हैं और दोनों ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद इन दोनों के बीच में फिर वही कायम रिश्ते होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते जब कायम हो जाते हैं तो फिर क्या था, अब एक विनोद और 4-4 औरतों का मालिक बन जाता है। लेकिन एक रोज़ की बात है, जब विनोद प्रिया के पास बैठा हुआ था, उसी बीच जो बार वाली लड़की होती है उसका फ़ोन आता है और जैसे ही फ़ोन आता है उस पर एक फ़ोटो शो कर रही होती है। तो उस फ़ोटो को देख करके जो प्रिया है वो पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो वो कहता है कि ये मेरी लड़की है। और जैसे ही लड़की की जब बात आती है तो जो प्रिया होती है वो शांत हो जाती है, वो कहती है कि ठीक है। और फिर वो उसके पास से फिर निकलता है और निकल करके फिर वो उस बार वाली लड़की के पास जाता है और वो पूरी रात उसके साथ रहता है। लेकिन एक दिन उसकी जो पत्नी होती है, जब वो घर पे होती है तो वो विनोद का फ़ोन खोली होती है और फ़ोन खोल करके वो देख ही रही होती है कि उसमें तमाम नंबर जो होते हैं उसको देखती है। तो देखने के बाद वो उस एक नंबर को देखती है कि इस पर बार बार बात हुई है और काफ़ी लंबी बात हुई है, तो वो देखना चाहती है कि आखिर है कौन। उस नंबर पे डायल कर देती है और जैसे ही नंबर पे डायल करती है तो उधर से आवाज़ आती है, हाँ जान बोलो। अब जैसे ही हाँ जान बोलो की आवाज़ जब आती है तो अब इस महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब ये कुछ बोलती नहीं है तो वो कहती है, अगला उसका जो जवाब होता है वो कहती है कि अरे आप बोल क्यों नहीं रही हैं, कब आ रहे हैं, जल्दी आइए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही हूँ, आइए जल्दी से, हम लोगों को घूमने चलना है। अब जैसे ही ये बात महिला सुनती है, उसकी पत्नी सुभावती, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और वो फिर जैसे ही विनोद आता है तो विनोद समझ नहीं पाता है कुछ और फिर वो जाने लगता है। अब सुभावती पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि दोस्त के यहाँ पार्टी है, मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ, हो सकता है कि आने में लेट हो जाएगा। अब ये कह करके विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुभावती उसके पीछे पीछे चली जाती है। और जैसे पीछे जाती है तो देखती है कि जहाँ पर जा कर के उसकी कार रुकती है तो वहाँ पर बालकनी में एक औरत खड़ी होती है और वो औरत उसी की तरफ उसको इशारा करती है और विनोद कार से उतरता है और उसी घर में चला जाता है। लगभग 10 मिनट टाइम बीतने के बाद जो सुभावती होती है वो भी उसी कमरे के घर के अंदर चली जाती है, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बस लॉक था, दरवाजे को खोलती है और खोल करके अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, विनोद को जिस स्थिति में वो देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर वो विनोद को वहीं पर चप्पलों से मारने लगती है। लेकिन जैसे ही मारती है तो फिर क्या था, विनोद और प्रिया ने मिल करके उस औरत को ठिकाने लगा दिया, यानी कि उस औरत को ही वो लोग मार देते हैं और मार करके बोरे में उसकी बॉडी को भर करके और विनोद ले करके अपनी गाड़ी में भरता है और वहाँ से ले करके, और प्रिया बैठती है बगल में, और ले करके पूरे दिल्ली शहर में घूमते हैं। और वो दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करते हैं वो लोग।
और जा कर के बॉडी को एक सुनसान जंगल के किनारे बह रही एक छोटी सी नाला होता है, उसी नाले में फेंक करके आते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक सबूत अपना छोड़ दिया था और छोड़ करके वो लोग चले आते हैं जल्दीबाजी में। अब इधर जो प्रिया है, अब वो विनोद के साथ फिर से, अब इधर विनोद की जो पत्नी है, अब वो तो कांटा थी ही, अब तो वो हट जाती है। लेकिन अब इधर अब आगे क्या? अब जो घर पे विनोद आता है तो उसके लड़के बार बार फ़ोन करते हैं, कहते हैं माँ से बात कराओ। तो वो कहता है कि माँ तुम्हारी कहीं गई है, लेकिन अभी तक आई नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं है। मैं जब आया हूँ तो देखा हूँ कि वो यहाँ पर थी ही नहीं। अब जैसे ही ये बात बार बार उसके लड़के पूछते हैं तो लड़कों को कुछ शक होता है, कहते हैं। तो फिर विनोद जो है वो जा करके अपनी पत्नी की गुमशुदगी लिखवा देता है कि उसकी पत्नी मिल नहीं रही है। मामला चूँकि हाई प्रोफाइल था, लड़के भी अच्छे पोस्ट पे थे, ओहदे पे थे, और ये भी खुद एक बढ़िया रैंक से रिटायर्ड बड़ा अधिकारी था। अब इसीलिए मामले को पुलिस गंभीरता से लेती है और जांच को आगे बढ़ा देती है। अब जैसे ही जब जांच आगे बढ़ती है तो विनोद पे पुलिस तो शक कर रही थी, वो अलग अलग पहलुओं की जांच कर रही थी, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और उस महिला के फ़ोन कॉल को खंगालती है, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस हैरान थी, परेशान थी कि आखिर जो सुभावती वो गई तो गई कहाँ। दोनों लड़के घर पे आते हैं बहुओं के साथ, पत्नियों के साथ अपने आते हैं, और आने के बाद फिर वो लोग तलाश जारी करवाते हैं, लेकिन कहीं भी जब पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगता है। तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस को जब अपने मुखबिरों को जब पुलिस एक्टिव करती है तो पता चलता है कि साहब विनोद जो है, विनोद के कई गर्लफ्रेंड्स हैं, कई लड़कियों से उसके अवैध संबंध है। सामने एक फ्लैट में औरत रहती है, उससे भी उसके कहीं ना कहीं संबंध है। अब जब बात गौरी पे आती है तो फिर पुलिस गौरी से भी पूछताछ करती है, लेकिन गौरी इस मामले को नदारत खारिज कर देती है, कहती है कि मेरा उनसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं कभी कभी जब सुभावती रहती है तो मैं जाती हूँ वहाँ पे बातचीत करने के लिए, हम लोग बैठते हैं, भाई पड़ोसी हैं तो जाएंगे ही। अभी जैसे ही ये बात पुलिस जानती है तो फिर पुलिस गौरी को छोड़ती है। लेकिन अब विनोद का जो फ़ोन है अब वो ट्रैक पर रख लिया जाता है और उस सर्विस लाइन पे पुलिस डालती है, और फिर उसके जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो खंगालने लगती है। और उस कॉल रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल जब खंगालती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बात हुई रहती है वो प्रिया से हुई रहती है। जो लड़की है, जो दूसरी लड़की थी बार वाली, उससे भी जब बात होती है तो पुलिस उसके पास भी जाती है। तो वो कहती है कि नहीं, विनोद से मेरा संबंध तो है, लेकिन वो ज़्यादा दिन से मेरे पास नहीं आया है। अब वो है कहाँ मुझे भी पता नहीं, फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं रिसीव करता है। अब पुलिस की जो शक की सुई थी वो प्रिया के ऊपर जाती है, और पुलिस प्रिया को उठाती है और उससे पूछताछ शुरू कर देती है। अब प्रिया ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है और वो फिर टूट जाती है, और टूटने के बाद सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे विनोद ने और प्रिया ने मिल करके उस महिला को मौत की नींद सुलाई थी। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस तुरंत विनोद को उठाती है और फिर विनोद भी अपना गुनाह कबूल लेता है, और कहीं ना कहीं इश्क के नशे में चूर और हवस के नशे में चूर व्यक्ति, यानी कि एक सरकारी ओहदे पर रह रहे अधिकारी के साथ पुलिस ने वही किया जो सभी अपराधियों के साथ किया जाता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन जब वहाँ पर बच्चों को ये उनके पता चलता है कि उनके पिता ने ऐसा कृत्य कर दिया है तो वाकई सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। बाकी पुलिस ने अपना काम बड़ी ईमानदारी से किया। और आप क्या कह देंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।